हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडलिनो। आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और मैग्नेटिज्म के दो सब यूनिट्स इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और दूसरा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म के ये दो सब यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म का थर्ड सब यूनिट देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके सारे फार्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, जिसको आप ईएमआई के नाम से भी जानते हो। ईएमआई के नाम से भी इस चैप्टर को आप जानते हो। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई बराबर होता है बी डॉट ए। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ए यहाँ पे एरिया वेक्टर है और बी डॉट ए जो होता है उसको हम बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है, उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई के नीचे हम सबस्क्रिप्ट में बी लगा देते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी जो होता है वो बी डॉट ए होता है, जिसको हम बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं। यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा एंगल जो है, जो थीटा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट जो होता है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है और इसी को हम वेबर भी कहते हैं। डिनोट इसको करते हैं डब्ल्यू बी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये नीट में डायरेक्ट आ जाती हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम वेबर भी कहते हैं और वेबर को रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू बी से। और ये तो हमने बात की अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तब मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बी डॉट ए होता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, उस केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं, बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए होता है। डी ए यहाँ पे स्मॉल एरिया है और स्मॉल एरिया डॉट बी मतलब बी डॉट डी ए को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इससे हमारे पास कंप्लीट फ्लक्स निकल के आता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। उसके बाद फ्लक्स थ्रू कॉइल ऑफ एंटरेंस। अगर मैं बात करूं ऐसी कॉइल से फ्लक्स निकालने की बात करूं जिसका एक ही टर्न हो, उसमें फ्लक्स बी डॉट ए होता है। लेकिन अगर ऐसी कॉइल है जिसके एन टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर किसी कॉइल के हैं, तो उस कॉइल से फ्लक्स कितना होगा वो बराबर होता है एन इंटू बी डॉट ए। एन इंटू बी डॉट ए। फाई यहाँ पे फ्लक्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है उस कॉइल के जहाँ से फ्लक्स निकालना है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ए यहाँ पे एरिया वेक्टर है। तो इस तरीके से फ्लक्स थ्रू कॉइल ऑफ एन टर्न्स जो होता है फाई इज इक्वल टू एन इंटू बी डॉट ए। उसके बाद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज ने जनरली दो लॉ दिए थे और फैराडे की बात करें उसने जो है वो ईएमएफ के बारे में जनरली बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस होता है और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट आई इंड्यूस होती है। तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई की हम बात करते हैं तो इसमें जनरली दो लॉ पढ़े जाते हैं। पहला लॉ कहता है कि चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस होता है और ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा। अब सेकंड लॉ भी सेम ही होता है तकरीबन। सेकंड लॉ कहता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। फर्स्ट लॉ कहता है कि चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस हुआ और सेकंड लॉ कहता है कि कितना ईएमएफ हुआ, इंड्यूस हुआ, कितने मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो सेकंड लॉ की बात करें तो ये कहता है ई को यहाँ पे ईएमएफ कह रहे हैं, ठीक है। ईएमएफ को यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ईएमएफ बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो कितने टाइम में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसी को हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और ये कहना है सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई का। अब यहाँ पे विद साइन अगर इसको देखें तो ईएमएफ जनरली होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब ये माइनस जो साइन यहाँ पे लगा, ये हमें इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो लेंज लॉ से पता चलेगा, ठीक है। ये लेंज लॉ से पता चलेगा। तो फिलहाल के तौर पे आपने याद रखना है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस होता है और सेकंड लॉ कहता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ये इसका मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का, ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी। फाई यहाँ पे मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फ्लक्स है, dt यहाँ पे टाइम है, कितने टाइम में कितना फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और इसी डी फाई अपन डी टी को हम ईएमएफ कहते हैं और ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद इसको अगर विद साइन हम यहाँ पे लिखें, विद साइन, तो ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपन डी टी। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से I निकालें तो v अपन आर होता है, ठीक है। जो वोल्टेज v होता है इसी को यहाँ पे हम ई एम एफ कह रहे हैं, तो E अपन आर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ई एम एफ जो होता है वो डी फाई अपन डी टी होता है, तो ई एम एफ की जगह डी फाई अपन डी टी लिखेंगे इंटू वन अपन आर। तो इस तरीके से अगर सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई को यूज़ हम करें, तो सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई को यूज़ करके हमारे पास करंट का जो वैल्यू निकल के आता है वो होता है ई अपन आर दैट इज इक्वल टू डी फाई अपन डी टी इंटू आर, ठीक है। क्योंकि डी फाई अपन डी टी यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू है, तो डिवाइड बाई आर हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो इस तरीके से ईएमएफ और करंट के फार्मूलाज यहाँ पे निकल के आता है। अब ये है स्मॉल, मतलब स्मॉल चेंज इन फ्लक्स के लिए ईएमएफ की वैल्यू। यहाँ पे जो हमने डी फाई अपन डी टी लिखा, ये स्मॉल चेंज इन फ्लक्स इन स्मॉल टाइम के लिए ईएमएफ की वैल्यू होती है। लेकिन अगर लार्ज चेंज इन फ्लक्स होता है लार्ज टाइम में, तो उसमें जो ईएमएफ की वैल्यू निकल के आती है उसको हम ईएमएफ एवरेज कहते हैं, एवरेज ईएमएफ कहते हैं। और एवरेज ईएमएफ होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा फाई जो होता है वो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल होता है, मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स होता है। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी जो होता है ये एवरेज ईएमएफ होता है। उसके बाद इंड्यूस्ड चार्ज, यहाँ पे हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा डेल्टा डी फाई अपॉन डी टी, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट बन रही थी, जिसका फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया है। इन द सेम वे चार्ज भी इंड्यूस होता है, तो चार्ज इंड्यूस जो होता है उसके लिए एक डेरिवेशन की जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख के लाया हूँ, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज का फार्मूला होता है डेल्टा फाई अपॉन आर। देखो अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट आई इंड्यूस होती है, ये फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है। अब करंट होता है क्यू अपॉन टी, तो करंट इंड्यूस होने का मतलब चार्ज भी इंड्यूस हुआ होगा। तो चार्ज जो इंड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज क्यू का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो है डेल्टा फाई अपॉन आर। डेल्टा फाई यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स है, आर यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और क्यू यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज है, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। और करंट आई जो होती है वो डी क्यू अपॉन डी टी होती है। ये तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि करंट आई जो होती है वो डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होती है, ठीक है। और इंड्यूस्ड चार्ज क्यू होता है डेल्टा फाई अपॉन आर। अब हम यहाँ पे लेंज लॉ की बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई था, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, वहाँ से हमें पता चला था कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, फ्लक्स के चेंज होने पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होती है। अब जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है वो हमें लेंज लॉ से पता चलता है, लेंज लॉ से पता चलता है। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि मैंने पीछे आपको बताया था कि ईएमएफ जो होता है, जो ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। ये जो माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, यही माइनस साइन जो होता है ये लेंज लॉ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द काज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब जिस काज की वजह से ईएमएफ या करंट इंड्यूस होती है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उसी काज को अपोज करने का काम करती है। एक बार मैं लेंज लॉ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और EMF इज सच दैट इट अपोजेस द काज प्रोड्यूसिंग इट। अब जो मैंने आपको EMF का फार्मूला बताया था माइनस डी फाई अपॉन डी टी, उसमें जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड EMF है वो काज को अपोज करती है, जिस काज की वजह से वो इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड EMF बनती है वो उस काज को अपोज करती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, और इससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेंज लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शायद नीट में पूछा गया है। और जो फैराडेज लॉ है और लेंज लॉ, दोनों लॉज जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होते हैं। अब इस लॉ को, लेंज लॉ को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं और दोनों मैग्नेट्स अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अगर दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मगर मतलब ये मैग्नेट इधर की तरफ जा रहा है, ये मैग्नेट इधर की तरफ जा रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पे ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट
मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसकी वजह से करंट भी इंड्यूस होगी। तो इनके दूर जाने से ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पास आ जाएं, या इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, इस तरीके से होगी कि ये दोनों मैग्नेट्स पास पास आएँ। अब ये पास पास कैसे आ सकते हैं? अगर ये इस वाले मैग्नेट का इस तरफ वाला पोल नॉर्थ है और ये साउथ है, क्योंकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के पास में आएंगे। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस्ड करंट होगी, वो इस तरीके से होगी कि इस काज को वो अपोज करना चाहेंगे। तो ये एक दूसरे के अगर पास आ रहे हैं तो ये यहाँ पे पोल्स का कुछ ऐसा सेटअप यहाँ पे बन जाएगा कि ये एक दूसरे से दूर हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे नॉर्थ है ये वाला, तो यहाँ पे भी ये नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे लाइक पोल्स जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये दोनों मैग्नेट्स जो है ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो यहाँ पे लाइक पोल्स बन जाएंगे, ठीक है। और ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे और ये एक दूसरे से दोनों मैग्नेट दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये है लेंज लॉ का एक्चुअल मतलब। थोड़ा सा मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद है रोटेटिंग कॉइल। रोटेटिंग कॉइल में आपने कुछ ईएमएफ और करंट के फार्मूलाज याद रखने हैं। ईएमएफ का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो एन बी ए ओमेगा है इसको हम ई नॉट कहते हैं, मतलब मैक्सिमम या पीक ईएमएफ कहते हैं। तो इस तरीके से ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई यहाँ पे ईएमएफ है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। ई नॉट यहाँ पे मैक्सिमम या फिर पीक ईएमएफ है। और इस तरीके से ईएमएफ का इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे बन जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट यहाँ पे एन बी ए ओमेगा के बराबर होता है। तो ये दो फार्मूले याद रखना, ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ई नॉट जो होता है वो एन बी ए ओमेगा के बराबर होता है। मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम ईएमएफ होता है, ठीक है। और आई जो होता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। जिस तरीके से ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, उसी तरीके से आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आई क्या होता है और आई नॉट क्या होता है, ठीक है। मतलब ईएमएफ के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। वैसे तो आई इंस्टेंटेनियस करंट है और आई नॉट यहाँ पे पीक करंट है, लेकिन इन ईएमएफ के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। तो आई हम जानते हैं, करंट आई जो होता है वो वोल्टेज या ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। ई हमने पढ़ा था ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है डिवाइड बाय आर। तो इस तरीके से यहाँ पे ई नॉट अपन आर जो होता है, ई नॉट अपन आर यहाँ पे आई नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से हमारे पास करंट निकल के आता है। तो आई नॉट जो होता है वो ई नॉट अपन आर होता है और ई नॉट हम जानते हैं एन बी ए ओमेगा होता है। तो इस तरीके से इन जनरल अगर देखा जाए तो करंट आई जो होता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है और आई नॉट यहाँ पे ई नॉट डिवाइड बाय आर होता है, मतलब एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाय आर होता है। और करंट आई जो होता है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में इंटरलिंक कर जाते हैं ये सारे फार्मूलाज। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू ई अपन आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। और आई नॉट जो होता है वो ई नॉट अपन आर होता है, मतलब एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाय आर होता है। आई नॉट यहाँ पे पीक करंट है। ये सारे फार्मूलाज आपस में इंटरलिंक करते हैं। बस आपको बेसिक ओम्स लॉ का अगर एक फार्मूला याद है तो उससे ये सारे फार्मूलाज निकल आएंगे। अब एसी जो होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है एक साइकिल में 2 बार। AC चेंजेस इट्स डायरेक्शन ट्वाइस इन वन साइकिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है हमारे पास मोशनल EMF। मोशनल EMF भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं। वैसे तो एक ही फार्मूला है इसका, V क्रॉस B डॉट L। ये अच्छे से याद रखना। जो मोशनल EMF में EMF का फार्मूला होता है वो होता है V क्रॉस B डॉट L। यहाँ पे E जो है वो मोशनल EMF को रिप्रेजेंट करता है, V वेलोसिटी है, B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, L यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो इस तरीके से मोशनल EMF जो होता है वो V क्रॉस B डॉट L के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास EMF का फार्मूला यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, V क्रॉस B डॉट L, ठीक है। तो V क्रॉस B डॉट L में से मैग्नेटिक फील्ड
वेलोसिटी और लेंथ, ये तीन चीज़ों में से अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो जाते हैं तो याद रखना ईएमएफ हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। मतलब अगर लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, या फिर वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल में है, तीनों केसेस में ईएमएफ जो है वो हमेशा ज़ीरो के बराबर निकल के आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ वेक्टर में से अगर कोई भी दो आपस में पैरेलल हो जाते हैं, तीनों में से कोई भी दो चीज़ें अगर आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो ईएमएफ हमेशा ज़ीरो ही होगा। इफ़ एनी टू ऑफ बी, वी एंड एल आर पैरेलल टू ईच अदर, ईएमएफ इज इक्वल टू ज़ीरो, वेदर एल इज़ पैरेलल टू बी, वेदर वी इज़ पैरेलल टू बी, वेदर वी इज़ पैरेलल टू एल। लेकिन अगर बी इज़ परपेंडिकुलर टू वी इज़ परपेंडिकुलर टू एल, तो इस केस में ईएमएफ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ होगा जो बराबर होगा बी इंटू वी इंटू एल के। तो आपने याद रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इस केस में ईएमएफ जो होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ होगा और बराबर होगा बी इंटू वी इंटू एल के। तो आपने मोशनल ईएमएफ में सिर्फ तीन बातें याद रखनी है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जो सबसे पहली बात कि ईएमएफ जो होता है वो वी क्रॉस बी डॉट एल के बराबर होता है। दूसरी बात, तीनों में से कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो जाए ईएमएफ ज़ीरो होगा। अगर तीनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा बी इंटू वी इंटू एल के बराबर। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पे हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहला रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को जब भी आप यूज़ करोगे तो याद रखना कहीं लेफ्ट हैंड यूज़ ना करो, ठीक है, हमेशा राइट हैंड ही यूज़ करना, क्योंकि फ्लेमिंग्स के साथ में अगर राइट लिखा है मतलब राइट हैंड ही यूज़ करना है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है सबसे पहले क्या करना है आपने, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को आपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। और जब थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखोगे तो जो थंब है, अगर थंब उनमें से मोशन ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन देगा, अगर थंब मोशन का डायरेक्शन देता है, फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप मान लेते हो, तो इस केस में जो मिडल फिंगर है वो आपको करंट की डायरेक्शन देगी। याद रखना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सिर्फ राइट हैंड के लिए ही वैलिड होगा। इसमें थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर को आपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। अगर इनमें से थंब की डायरेक्शन को आप मोशन के लिए बता रहे हो, फोर फिंगर की डायरेक्शन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगा रहे हो, तो इस केस में जो मिडल फिंगर है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन देगी। उसके बाद नेक्स्ट है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है कि अगर आपकी जो फिंगर्स हैं, आपने सीधे फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, ठीक है। तो फिंगर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं तो इस केस में जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर को बताती है, और मोशन ऑफ कंडक्टर को अगर थंब बताएगा तो पाम जो है वो हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल बताएगा। तो राइट हैंड पाम रूल में आपने जो चार उंगलियां हैं, चार उंगलियों को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, और चार उंगलियों के परपेंडिकुलर आपका थंब होना चाहिए। वो थंब मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा, और इस तरीके से जो पाम होगा, पाम डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल को यहाँ पे बताएगा। तो इस तरीके से राइट हैंड पाम रूल में आपने राइट हैंड का यूज़ करना है। राइट हैंड का जब आप यूज़ करोगे तो आपकी जो चार उंगलियां हैं थंब को छोड़ के वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने रखनी है। उसके बाद थंब है वो इन चार उंगलियों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा, और जब थंब मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा तो उसके बाद जो पाम है, पाम हमेशा हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग बताते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद है रेल प्रॉब्लम्स। रेल प्रॉब्लम्स वैसे नीट में ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी इस पे आ सकता है। तो रियल प्रॉब्लम में सबसे पहले आपने ईएमएफ का फार्मूला याद रखना है। ईएमएफ जो होता है वो बी वी एल होता है। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर है। करंट आई जो होता है वो ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस होता है। यहाँ पे कैपिटल आर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है और स्मॉल आर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ईएमएफ जो होता है वो बी वी एल होता है। इस तरीके से करंट यहाँ पे बी वी एल अपॉन रेसिस्टेंस निकल के आता है। रेसिस्टेंस एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। और अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स ये हमने पहले ही सब यूनिट में पढ़ा था, मैग्नेटिज्म के पहले सब यूनिट में पढ़ा था कि फोर्स एफ जो होता है वो आई बी एल होता है। जो करंट कैरिंग वायर होती है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो आई इंटू बी इंटू एल के बराबर होती है। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करो तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपन आर प्लस आर के बराबर ये फोर्स निकल के आती है। ये वो फोर्स है जो रिक्वायर है टू मूव रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास एक रॉड है, उस रॉड को आपने मूव कराना है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराने के लिए जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो होती है आई इंटू बी इंटू एल। वो क्या होती है? आई इंटू बी इंटू एल, और यही बराबर होती है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान आर प्लस आर। ठीक है, और उसके बाद पावर इनपुट और आउटपुट की बात करें तो पावर का फार्मूला हम वर्क पावर एनर्जी वहाँ से पढ़ते आए हैं। हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं तो ये फार्मूला यूज़ हुआ ही। P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। एफ यहाँ पे फोर्स है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, तो एफ वी कॉस थीटा जो होता है ये पावर इनपुट या पावर आउटपुट है। ठीक है, जो रेल प्रॉब्लम्स में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे फोर्स का फार्मूला है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान आर प्लस आर, ये फोर्स है। अब यहाँ पे वेलोसिटी वी की बात करें तो वी यहाँ पे वेलोसिटी जब रखते हैं तो v इंटू वी स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे v की जगह डायरेक्ट वी स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पावर का फार्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर प्लस आर होता है। ये पावर इनपुट और आउटपुट है। अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा लॉजिक तरीका बता देता हूँ कि फोर्स का फार्मूला है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपन रेसिस्टेंस आर प्लस आर। अब फोर्स के फार्मूले में आपने वेलोसिटी के ऊपर सीधे स्क्वायर लगा देना है, ये आपका पावर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। तो इस तरीके से रेल प्रॉब्लम में सिर्फ 3 फार्मूले याद रखने हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल। और करंट की बात करें तो करंट इस तरीके से बी वी एल अपॉन रेसिस्टेंस आर होगा। अब यहाँ पे अगर इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा तो प्लस स्मॉल आर कर लेना है, लेकिन फिलहाल के तौर पर हम कैपिटल आर ही रख लेते हैं। फोर्स होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर, और पावर होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बस यहाँ पे v का स्क्वायर लगा देना है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये फार्मूलाज है ईएमएफ, करंट, फोर्स और पावर के कहाँ पे? रेल प्रॉब्लम में। नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ रोटेटिंग रॉड। हमारे पास एक रोटेटिंग रॉड है, उसके एंड्स के अक्रॉस हमने ईएमएफ देखना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एल इस रोटेटिंग रॉड की लेंथ है, और ये रोटेटिंग रॉड जो है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। इसका एक पॉइंट ओ है और दूसरा एंड पॉइंट पी है। तो ओ और पी पॉइंट के अक्रॉस हमने यहाँ पे ईएमएफ देखना है। अब ईएमएफ को हम वोल्टेज भी कहते हैं। एक्चुअली ईएमएफ और वोल्टेज का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। तो वोल्टेज को हम ईएमएफ कब कहते हैं और कब नहीं कहते हैं, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज एट ओ माइनस वोल्टेज एट पी मैंने लिखा है बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एक्चुअली ये ईएमएफ ही है, ये ओ और पी के अक्रॉस ईएमएफ ही है। बस यहाँ पे मैंने वी से अगर ईएमएफ को डिनोट किया है तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये ईएमएफ ही है अक्रॉस एंड्स ऑफ रोटेटिंग रॉड। तो ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ रोटेटिंग रॉड जो होता है वो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और एल जो है वो रोटेटिंग रॉड की लेंथ है। अब है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में हमने 2-3 फार्मूले ही याद रखने हैं, और उसके बाद कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनाइड का उसके भी अलग अलग फार्मूले हैं। सबसे पहले इसके मेजर 2-3 ही फार्मूले आपने याद रखने हैं। सबसे पहला फार्मूला है कि जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट आई के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो फ्लक्स जो होता है अगर वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम एल कहते हैं इनटू आई। तो इस तरीके से फाई जो होता है वो एल इंटू आई के बराबर निकल के आता है और ईएमएफ जो होता है वो माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। फाई की जगह अगर यहाँ पे हम एल इंटू आई रख देते हैं तो ये निकल के आता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से ईएमएफ का फार्मूला जो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस से निकल के आता है वो होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो फाई फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फाई का फार्मूला निकल के आता है एल इंटू आई। फाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, एल यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, आई यहाँ पे करंट है। और ईएमएफ इससे इसी फार्मूले से हम ईएमएफ निकालते हैं। ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई की जगह जब हम यहाँ पे एल आई रख देते हैं तो ईएमएफ जो होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो निकल के आता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ई यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एल यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, डी आई अपॉन डी टी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन करंट है। ठीक है, डी आई यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट करता है, डी टी यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है वो होता है हेनरी, क्योंकि अगर मेरे पास फाई एल आई के बराबर है तो एल जो होगा वो फाई अपान आई के बराबर होगा। फाई का यूनिट वेबर होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट इस तरीके से वेबर पर एम्पियर निकल के आता है जिसको हम हेनरी भी कहते हैं। अब है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। कॉइल की बात करें तो कॉइल के लिए एक स्पेशल फार्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो एल की वैल्यू जो होती है कॉइल के लिए वो होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर डिवाइड बाई टू। आर यहाँ पे कॉइल का रेडियस है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल के कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला है कॉइल के लिए वो होता है म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर पाई आर डिवाइड बाई टू। अब है सोलेनाइड। सोलेनाइड की बात करें तो सोलेनाइड में याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, इस फार्मूले को याद करने का तरीका। एल की वैल्यू आपने याद रखनी है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। अब यहाँ पे म्यू नॉट और एन स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिखना है। वॉल्यूम आप जानते हो एरिया इंटू लेंथ होती है, एरिया सोलेनाइड का हम पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं इंटू लेंथ ऑफ सोलेनाइड। अब यहाँ पे एन जो है स्मॉल एन होता है कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे अगर आप म्यू नॉट इसकी जगह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रख देते हो इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ एल। अब यहाँ पे इस एल से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इस तरीके से जो सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अब क्योंकि सोलेनाइड के इस सेल्फ इंडक्टेंस के बहुत सारे फार्मूलाज हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है बीच में, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, कहीं स्क्वायर में कहीं गड़बड़ होगी, आर में एल में गड़बड़ होगी। तो इसलिए अगर आपने ये बेसिक सा फार्मूला, ये बेसिक वाला फार्मूला याद किया होगा म्यू नॉट कैपिटल म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, तो इससे ये फार्मूला इजिली 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में निकल आएगा। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। एन स्क्वायर यहाँ पे जो एन है, एन जो होता है वो नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस को बताता है, और एल जो होता है वो लेंथ ऑफ सोलेनाइड होता है। इस तरीके से म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है। एन यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल एन डिवाइड बाई एल होता है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे एरिया होता है, एल यहाँ पे लेंथ होती है, किसकी लेंथ, सोलेनाइड की लेंथ। और पाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल जो होता है मतलब एरिया इंटू लेंथ जो होता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। इसलिए यहाँ पे एल का एक दूसरा फार्मूला लिखा है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, यहाँ पे वी की जगह एरिया इंटू लेंथ रख सकते हो, और स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपान एल रख सकते हो। और ये सारी चीज़ें रखने के बाद आपके पास ये फार्मूला निकल के आता है। इसको आप चाहो, अगर आपसे हो सकेगा तो डायरेक्टली ज़बानी भी याद रख सकते हो। यहाँ पे स्मॉल एल जो है वो सोलेनाइड की लेंथ है, और स्मॉल आर या कैपिटल आर लिखो एक ही बात है, ये रेडियस ऑफ सोलेनाइड है। ठीक है, और एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन जो होता है वो कैपिटल एन डिवाइड बाई एल होता है।
उसके बाद है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन जनरली हम पढ़ते हैं दो कॉइल्स के लिए। मतलब एक कॉइल में जिसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे, उसमें करंट चलने की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में अगर करंट आई चल रही है, इस आई करंट चलने से प्राइमरी कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसमें फ्लक्स जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर इसमें करंट I1 चल रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस होगा ईएमएफ, जिसको हम E2 कहेंगे सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट फार्मूले देखेंगे। सबसे पहले फ्लक्स इन सेकंड जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन 1 के बराबर होता है। यहाँ पे सेकंड जनरल सेकेंडरी के लिए भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, और 1 जो है उसको आप प्राइमरी के लिए भी डिनोट कर सकते हो। तो अगर करंट I1 है, अगर करंट I1 है तो I1 की वजह से फ्लक्स phi2 बनेगा, और phi2 बराबर होगा m इंटू I1। m यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, I करंट इन प्राइमरी कॉइल है, phi2 फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल है, जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस होता है, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ E2 इंड्यूस होता है। और E2 जो होता है, जब आप हम जानते हैं E होता है -d∅/dt, तो फाई की जगह जब आप ये फार्मूला mi1 रख देते हो तो -mdi1/dt ये फार्मूला बन जाता है ईएमएफ का। ठीक है, और फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल जो होता है, अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में भी फ्लक्स इंड्यूस हो सकता है सेकेंडरी में करंट चलने की वजह से। और फ्लक्स इन प्राइमरी जो होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट चल रही है तो उसकी वजह से फ्लक्स इसमें भी बन सकता है प्राइमरी में। और ईएमएफ का फार्मूला जो होता है, प्राइमरी में जो ईएमएफ बनता है, प्राइमरी में जो ईएमएफ बनता है वो होता है -m/di2/dt। अब यहाँ पे इस फार्मूले में प्राइमरी के ईएमएफ के फार्मूले में जो करंट होगी वो सेकेंडरी करंट होगी। वो कौन सी करंट होगी? सेकेंडरी करंट होगी। इन चारों फार्मूलाज को एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा अगली स्लाइड पे। यहाँ पे याद रखना, जो m है, कैपिटल M, वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जिस तरीके से कैपिटल L जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इस तरीके से कैपिटल M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। फ्लक्स इन सेकंड जो होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट इन फर्स्ट। और यहाँ से ईएमएफ इन सेकंड का फार्मूला निकल के आता है -mdi1/dt। इसी तरीके से अगर फ्लक्स फर्स्ट में देखना होगा तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन सेकंड के बराबर होगा, और इससे जो ईएमएफ इन फर्स्ट होगा वो निकल के आ जाएगा -mdi2/dt। ठीक है, बस यही दो चार फार्मूले आपने याद रखने हैं कोफिशिएंट ऑफ इस म्यूचुअल इंडक्शन में, और कैपिटल एम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कंसेंट्रिक वायर्स। अगर हमारे पास दो वायर्स हैं और उन दोनों वायर्स का सेंटर एक ही है, मतलब वो कंसेंट्रिक वायर्स हैं, तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, क्योंकि इस डायग्राम में N1 N2 स्मॉल r कैपिटल R, I1 I2 को अगर आप इस फार्मूले के साथ रिलेट नहीं कर पाए तो नीट में सवाल गलत करके आओगे, क्योंकि इस पे नीट 2022 में शायद 22-21 में डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायग्राम है। यहाँ पे जो बाहर वाली वायर है उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अंदर वाली वायर को 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाहर वाली वायर में जो करंट है वो I1 है और नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और जो अंदर वाली वायर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N2 है और करंट I2 है। और जो बाहर वाली वायर है उसका रेडियस कैपिटल R है, अंदर वाली वायर का रेडियस स्मॉल r है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फार्मूला है phi2 = N2 इंटू बी डॉट ए, और यहाँ पे जो B है उसका फार्मूला है μ0 I1 इंटू n/2r। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल R यहाँ पे बाहर वाली वायर का रेडियस है, I1 यहाँ पे बाहर वाली वायर में करंट है, और फ्लक्स इन सेकंड जो है वो N2 B डॉट A है।
ये वैसे उतने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नहीं है ये वाला और ये वाला, इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ ये वाला फार्मूला है, एम का फार्मूला, जो कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है दो कंसेंट्रिक वायर्स के लिए, वो होता है म्यू नॉट एन वन एन टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर। यहाँ पे गलती जो है वो स्मॉल आर और कैपिटल आर में हो जाती है। यहाँ पे याद रखना स्मॉल आर का स्क्वायर है और ये न्यूमरेटर में है, और स्मॉल आर जो होता है ये अंदर वाली वायर का रेडियस होता है, और जो कैपिटल आर है ये डिनोमिनेटर में रखना है, और कैपिटल आर जो डिनोमिनेटर में आपने रखा ये बाहर वाली वायर का रेडियस है। बस यहाँ पे कन्फ्यूजन सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर में होती है, बाकी एन वन एन टू न्यूमरेटर में दोनों है, और दोनों के दोनों अंदर वाली वायर बाहर वाली वायर दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है दो कंसेंट्रिक वायर्स के लिए वो होता है म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर। स्मॉल आर यहाँ पे अंदर वाली वायर का रेडियस है, कैपिटल आर यहाँ पे बाहर वाली वायर का रेडियस है, एन वन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बाहर वाली वायर की, और अंदर वाली वायर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनाइड्स। कहीं ना कहीं दो कंसेंट्रिक वायर्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनाइड्स के म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता है, क्योंकि इसका फार्मूला भी तकरीबन सेम ही है, एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आगे लिख के लाया हूँ कि आउटर सोलेनाइड का जो लेंथ है वो एल है, रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन वन है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन वन है, और जो अंदर वाला सोलेनाइड है उसका लेंथ भी सेम एल है और रेडियस स्मॉल आर है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन टू है, और नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। तो इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट N1 N2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल होता है। एल यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलेनाइड है, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो, दोनों की लेंथ, और स्मॉल आर यहाँ पे किसका रेडियस है, इनर सोलेनाइड का रेडियस है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है कैपिटल एम डिवाइड बाई रूट एल वन एल टू। ठीक है, के यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, एम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, और एल वन एल टू यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसमें तीन केसेस होते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में, हम तीन मेजर केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला केस जो होता है उसमें कॉइल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास होती है, मतलब अगर ये एक कॉइल है तो दूसरी कॉइल भी इसी के ऊपर होगी, ठीक है, तो कॉइल्स आर नियर, इसमें कपलिंग जो होती है वो मैक्सिमम होती है। जब भी कॉइल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी कॉइल्स, तो उसमें कपलिंग मैक्सिमम होती है और के की वैल्यू उसमें 1 के बराबर होती है। और इस फार्मूले में जब आप के की वैल्यू 1 रख देते हो तो कैपिटल एम निकल के आता है अंडर रूट ऑफ एल वन एल टू, ठीक है, और एम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, और एल वन और एल टू यहाँ पे जो है अपनी अपनी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट L1 है, दूसरी कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और जब कॉइल्स एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होती है तो कपलिंग मैक्सिमम होगी, के की वैल्यू 1 के बराबर होगी। दूसरा केस इसमें है कि कॉइल्स आर फार अपार्ट, अगर दोनों कॉइल्स एक दूसरे से दूर हैं, मान लीजिए एक कॉइल यहाँ पे है दूसरी कॉइल यहाँ पे है, तो इस केस में मतलब एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इस केस में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और इस फार्मूले में जब आप के की वैल्यू 0 रखोगे तो एम की वैल्यू भी 0 ही निकल के आएगी। तो इन केस ऑफ कॉइल्स आर फार अपार्ट के इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर जो कॉइल्स हैं वो ना ही एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं ना ही एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस उनके दोनों कॉइल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, तो उस केस में जो के की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी, 0 और 1 के बीच में होगी के की वैल्यू। और इसमें आपने के का डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखना है जो मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बताया था, के इज इक्वल टू एम अपान रूट एल वन एल टू। अब के की जो भी वैल्यू होगी वो इस फार्मूले में आपने रखनी है, उससे एम की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, या अगर एम की वैल्यू दी होगी तो के की वैल्यू इजीली इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। के का जो फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का जो फार्मूला है, इन केस के इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, के इज इक्वल टू एम अपान अंडर रूट एल वन एल टू। ये काफ़ी
इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में ये 3 केसेस आपने याद रखने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा केस है जिसमें के की वैल्यू 0-1 के बीच में वेरी करेगी, और इसमें के का फार्मूला होगा k इक्वल टू m अपॉन √L1L2, और ये जनरल फार्मूला भी है। उसके बाद है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये बनती है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्लोज्ड लूप बनाती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनती है वो क्लोज्ड लूप बनाती है। अब ईएमएफ का फार्मूला जो होता है वो होता है -d∅b/dt, और ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल में जो ई होता है यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ईएमएफ का ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये वैसे आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में भी ये पढ़ने को मिलेगा। ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू -d∅b/dt। यहाँ पे याद रखना है कि जो फाई है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, और ई डॉट डी एल में जो ई है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एडी करंट। एडी करंट को फोकाल्ट करंट भी कहते हैं, क्योंकि एडी करंट जो होता है सबसे पहले फोकाल्ट नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन की थी ये एडी करंट। और एडी करंट जो होती है ये कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बनती है। मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर के अंदर चेंज होती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन में जो ई होती है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होती है, और वो करंट जो होती है वो सर्कुलर लूप बनाती है। इस तरीके से सर्कुलर लूप बना देती है, और इसी सर्कुलर लूप, इसी सर्कुलर मूवमेंट ऑफ करंट को हम एडी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एडी करंट को हम फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। कंडक्टर के अंदर, इन कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई इसको हम इस फार्मूले से समझते हैं, E इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल से, जिसमें E जो होता है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इसकी वजह से करंट इंड्यूस होती है। ये करंट जो होती है सर्कुलर लूप बना लेती है। इसी सर्कुलर लूप को हम, इसी करंट के सर्कुलर लूप को हम एडी करंट कहते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सबसे पहला एप्लीकेशन है ब्रेक्स ऑफ ट्रेन में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में यूज़ होता है, इंडक्शन फर्नेस में यूज़ होता है, स्पीडोमीटर में यूज़ होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में यूज़ होता है, इंडक्शन मीटर में यूज़ होता है, एनर्जी मीटर में यूज़ होता है। ये नीट में बहुत बार एज इट इज़ पूछे गए हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। क्योंकि मैं वैसे इन लेक्चर्स में थ्योरी को कवर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। थ्योरी तो मैं बिल्कुल कम पढ़ाता हूँ, बहुत कम पॉइंट्स लिखाता हूँ, लेकिन एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट में इसलिए लिख के लाया क्योंकि इससे मुझे एज इट इज़ बहुत सारे सवाल नीट में देखने को मिले हैं, इसलिए ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। अब एडी करंट की बात करें तो एडी करंट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, या इससे क्या क्या नुकसान होता है। तो इट काजेज अननेसेसरी हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर। जो एडी करंट होती है ये अननेसेसरी हीटिंग प्रोड्यूस करती है, और जिससे पावर का वेस्टेज हो जाता है, ठीक है, अननेसेसरी हीटिंग और वेस्टेज ऑफ पावर इससे हो जाता है। और इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटेड कोर्स। लैमिनेटेड कोर्स को यूज़ करके इस एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, ये 8 एप्लीकेशंस यहाँ पे लिख के लाए हूँ, इनको याद कर लेना, इनको देखना अच्छे से, और ये याद रखना कि इट काजेज अननेसेसरी हीटिंग, इससे अननेसेसरी हीटिंग होती है जिससे वेस्टेज ऑफ पावर होता है, और इसको लैमिनेटेड कोर्स से कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। EMI के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत सारे, तो थ्योरी के पॉइंट्स भी मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिए। और अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, फार्मूला शीट्स चाहिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से नीट में 4 से 5 सवाल हर साल पूछे जाते हैं।
आज तक यही ट्रेंड रहा है कि 3 से 4 या 5 सवाल पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे फार्मूलाज उसमें हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और उस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट और काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।